अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है चाइना टुडे और मैं हूं आपकी मेज़बान आयशा यूसुफ। हर हफ्ते की तरह चीन से नित नई टेक्नोलॉजी की खबरों के साथ हाजिर खिदमत है। इस प्रोग्राम में हम आपको चीन की मुख्तलिफ शोबों में तरक्की के हवाले से बताते हैं। कोरोना के बावजूद चीन आगे बढ़ रहा है। दरियाई यांगसी पर कायम 6 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, क्लाउड टूरिज्म का फरोग, ड्रैगन बोट के हवाले से रिपोर्ट्स भी प्रोग्राम का हिस्सा होंगी। बीजिंग के नवा में वाक़ई मशहूर पाकिस्तानी होटल की सैर भी आपको करवाएंगे। हम आपको चिंगचू शहर भी दिखाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम और सबसे पहले नजर डालते हैं इस हफ्ते की अहम खबरों पर। सेगमेंट चाइना दिस वीक में कोरोना की हालिया लहर के दौरान चीनी हुकूमत कारोबारी माहौल को बेहतर बनाने, मंडियों तक रसाई और कारोबारी सरगर्मियों को आसान बनाने के लिए पुरअज़्म है। यही वजह है कि रवां साल जनवरी से अप्रैल तक चीन में मंडियों के लिए कायम करदा नए इदारों ने मुस्बत शरह नमू हासिल की है। चीन में मार्केट रेगुलेशन के एक एहलकार का कहना है कि चीन अपने कारोबारी माहौल को बेहतर बनाने, मंडी तक रसाई और सरगर्मियों को आसान बनाने और कोविड-19 की रोकथाम और तदारुक की मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक मंडी से मुताल्लिका इदारों की तरक्की के लिए ज्यादा से ज्यादा ताउन फराहम करेगा। रवां साल जनवरी से अप्रैल तक चीन में मंडियों के लिए कायम करदा नए इदारों ने वसी बुनियाद के बावजूद मस्बत शरह नमू हासिल की है। रियासती इंतजामिया बराए मार्केट रेगुलेशन के डिप्टी डायरेक्टर फू छुन के मुताबिक अप्रैल के आखिर तक चीन में मंडियों से मुतालिक 15 करोड़ 80 लाख इदारे मौजूद थे, जिन्होंने 10.5% की बुलंद शरह नमू को बरकरार रखा और मैक्रो इकोनॉमी के बुनियादी उसूलों को बरकरार रखने के लिए एक मजबूत बुनियाद फराहम की है। रवां साल के आगाज से चीन ने टैक्स की शरह में कमी और फीस में कटौतियों का सिलसिला जारी रखने के लिए अपनी पॉलिसीज को तकवीत बख्शी है और सरकारी इदारों और सनती अंजुमनों की तरफ से बेकायदा फीस चार्जेस के खिलाफ कार्रवाइयों को ज्यादा मौसर बनाया है। फूचुन का कहना है कि मार्केट रेगुलेशन की रियासती इंतजामिया वसूलियों की सख्त निगरानी को मंडियों से मुतालिक इदारों की खिदमत और मैक्रो इकोनॉमी को मुस्तहकम करने के लिए एक अहम कदम समझती है और कलीदी शोबों और सनतों में खुसूसी इस्लाहात को जारी रखने के लिए पुरअज़्म है। हांगकांग के नामजद चीफ एग्जीक्यूटिव जॉन ली का कहना है कि अवाम के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करना उनकी अव्वलीन तरजीह है। आइंदा 5 साल के लिए वो बेहतरीन टीम बनाकर अवाम की खिदमत करेंगे। जॉन ली 1 जुलाई को ये मनसब संभालेंगे। हांगकांग के नामजद चीफ एग्जीक्यूटिव जॉन ली ने ओहदा संभालने के लिए हतमी तैयारियों को तेज करने के अज़्म का इजहार करते हुए कहा है कि वो अवाम के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करते हुए हांगकांग के लिए आइंदा 5 साल बेहतर बनाने की गरज से एक नई हुकूमती टीम तश्कील देने के लिए पुरएतमाद हैं। हांगकांग खुसूसी इंतजामी इलाके की हुकूमत के साबिक चीफ सेक्रेटरी बराए इंतजामी अमूर 64 साल जॉन ली ने इंतखाबात जीतने के लिए 750 वोटों की हद अबूर करते हुए 1416 वोट हासिल किए, जो हांगकांग के इंतखाबी निजाम में बेहतरी के बाद से चीफ एग्जीक्यूटिव का पहला इलेक्शन है। जॉन ली बीजिंग की मरकजी हुकूमत से हतमी मंजूरी के बाद 1 जुलाई से अपना मनसब संभालेंगे, जो हांगकांग के वतन से दोबारा इल्हाक की 25वीं सालगिरह का मौका होगा। उनका कहना है कि वो ओहदा संभालने के बाद जमीनी हकायक को मद्देनजर रखते हुए नताइज पर मबनी कारकर्दगी के ख्वाहिशमंद हैं। ली का कहना है कि उनका पहला काम काबीना की तश्कील है। उनके पास 1 जुलाई तक 2 माह से भी कम वक्त है, इसलिए वो इस हवाले से फौरी तौर पर काम शुरू कर देंगे और वो इस हवाले से पुरएतमाद हैं। चीन के मकामी सरकारी इदारों में 90% इस्लाहात पर अमल दरामद कर लिया गया है। चीन की हुकूमत ने इस्लाहाती एजेंडा पूरा करने के लिए 3 साल का वक्त मुख्तस कर रखा है। इस प्लान में इदारों को जदीद मुसाबिकती इंटरप्राइजेज में शामिल करना शामिल है। मरकजी हुकूमत के हालिया इजलास के मुताबिक चीन की मकामी सरकारी इदारों में इस्लाहात के 3 साला लाहे अमल के 90% से ज़ायद बड़े काम मुकम्मल कर लिए गए हैं। एक इजलास के मुताबिक जो रियासती मलकियती एंटरप्राइजेज में इस्लाहात के लिए मारूफ ग्रुप के ज़ेर इंतज़ाम मुनक्किद किया गया था, रियासती कौंसिल के तहत साल 2020 से 22 का लाहे अमल जो मकामी सरकारी इदारों को मसाबकती जदीद एंटरप्राइज में तब्दील करने की दहाइयों से जारी कोशिशों पर मबनी है, मकामी लोगों की तरफ से भरपूर कोशिशों और मुतादिद कामयाबियों का बायस बना। लाहे अमल के निफाज के बाद से मकामी सरकारी इदारों की कॉरपोरेट गवर्नेंस की इस्लाहात बुनियादी तौर पर मुकम्मल हो चुकी हैं और इन मकामी सरकारी इदारों को अपने मुलाजमीन के लिए अमली तौर पर किंडरगार्टन चलाने जैसे समाजी उमूर सर अंजाम देने की जरूरत नहीं है। इजलास के मुताबिक इस दौरान जदीद एंटरप्राइज सिस्टम को बेहतर बनाने और मंडियों पर मबनी कारकर्दगी के मैकेनिज्म समेत अहम शोबों में पेशरफ देखने में आई है।
दरियाई यांगसी के मरकजी धारे पर नस्ब किए गए 6 हाइड्रो पावर स्टेशन से बिजली की मजमूई पैदावार 30 खरब किलोवाट घंटा से तजावुज कर गई। इस प्रोजेक्ट से माहौल दोस्त बिजली की पैदावार हासिल हो रही है। चाइना थ्री गॉर्जेस कॉरपोरेशन की तरफ से गुज़श्ता हफ्ते जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक दरियाई यांगसी के मरकजी धारे पर नस्ब किए गए 6 हाइड्रो पावर स्टेशन से बिजली की मजमूई पैदावार 30 खरब किलोवाट घंटे से तजावुज कर गई, जो 24 करोड़ टन कार्बन का अखराज कम करने के बराबर है। रिपोर्ट में कहा गया है कि दरियाई यांगसी के मरकजी धारे पर वाक़े वू तोंग था, पायह थान, शीलू आउथू, श्यांग छियापा, काचाओपा हाइड्रो पावर स्टेशन और थ्री गॉर्जेस डैम ने मुश्तरका तौर पर दुनिया की सबसे बड़ी साफ तवानाई की हामिल राहदारी तश्कील दी है। जुलाई 1981 में पहले यूनिट के इफ्तिताह के बाद से 6 हाइड्रो पावर स्टेशंस ने 30 खरब किलोवाट से जायद बिजली पैदा की है, जो तकरीबन 91 करोड़ टन मयारी कोयले की बचत और तकरीबन 24 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड का अखराज कम करने के बराबर है। इस वक्त दरियाई यांगसी पर नस्ब 6 हाइड्रो पावर स्टेशन से बिजली पैदा करने के 101 यूनिट काम का आगाज कर चुके हैं, जिनकी मजमूई सलाहियत 6 करोड़ 20 लाख किलोवाट से ज्यादा है, जो चीन में मौजूद पन बिजली की सलाहियत का तकरीबन 16% है। तालिपाई खुद इख्तियार रीजन और जुनूब मगरबी सूबा यूनान के रोइली शहर को मुंसलिक करने के लिए सुरंग की खुदाई मुकम्मल कर ली गई है। 330 किलोमीटर तवील ताली रोइली रेलवे चीन म्यांमार बैनुल अक़वामी रेलवे राहदारी का अहम हिस्सा है। रेलवे के निज़ाम में सुरंगों के सबसे बड़े ग्रुप के लिए, जो तालिपाई खुद इख्तियार प्रीफेक्चर और चीन के जनूब मगरबी सूबा यूनान के रुइली शहर को बाहम मुंसलिक करने के लिए तामीर किया जा रहा है, खुदाई मुकम्मल कर ली गई है, जिससे रेलवे की तामीर में नई पेशरफ्त सामने आई है। 6 साल से जायद अरसे की कोशिशों के दौरान सुरंग बनाने वालों ने बहुत सी मुश्किलात पर काबू पाया और इंतहाई तवील सुरंगों को मुकम्मल किया है, जो जनूबी सूबा यूनान के फूफ्याओ टाउन को नूचियांग लीसू खुद इख्तियार प्रीफेक्चर में दरियाए नूचियांग के मशरकी किनारे से मुंसलिक करती हैं। इस ग्रुप में 6 सुरंगें पेचीदा अर्जियाती हालात की हामिल हैं, जिन्हें ताली रुइली रेलवे का कलीदी और मुश्किल मंसूबा करार दिया गया है। चाइना रेलवे के 12वें ब्यूरो ग्रुप कंपनी लिमिटेड के ताली रोइली रेलवे प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट के साइट लीडर शू छी छी के मुताबिक सुरंगों के इंतहाई तवील ग्रुप के बैलेस्टलेस ट्रैक की पहली तनसीब मुकम्मल हो चुकी है, जो इस ट्रैक बेड की मजमूई तामीर के लिए तकनीकी और तजर्बाती हवाला फराहम करता है। चीनी वजारत तालीम ने लाजमी तालीम के लिए मुशक्क़त के निसाब का नया एडिशन जारी किया है, जिसके तहत बच्चों को जिंदगी की बुनियादी महारतें और रोज़मर्रा जिंदगी के उसूल सिखाए जाएंगे। वालिदैन और बच्चे मुशक्क़त के निसाब के नए मयार के नफाज के शिद्दत से मुंतज़िर हैं। चीनी वजारत तालीम ने 25 मार्च को लाजमी तालीम के लिए मुशक्क़त के निसाब के मयार बराए 2022 एडिशन जारी कर दिए हैं, जिसका मकसद बच्चों को बुनियादी ज़िंदगी की महारतें सिखाना है, जबकि मौसम ख़िज़ां के सेमेस्टर में इस निसाब पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। नए निसाब के मयार में एक बड़ी तब्दीली मशक्क़त और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को जामे अमली सरगर्मियों के निसाब से मुकम्मल तौर पर अलग करना है। मयार के तहत 10 टास्क ग्रुप मुरतब किए गए हैं, जिसका मशक्क़त के लिए क्लास का कम से कम वक्त औसतन एक हफ्ते में 1 घंटा मुकर्रर किया गया है। रवां साल सितंबर से बच्चों को जिंदगी की बुनियादी महारतें सिखाई जाएंगी, जिनमें सफाई सुथराई, चीज़ों को छांटना और उन्हें एक दूसरे से अलग करने के अलावा खाना पकाना, घरेलू आलात का इस्तेमाल और देखभाल शामिल है। वालिदैन और बच्चे दोनों मुशक्क़त के निसाब के नए मयार के निफाज के मुंतज़िर हैं। चीन भर में कॉलेज के दाखिले के इम्तहानात में सिर्फ 1 माह बाकी रह गया। सीनियर स्कूल्स के तलबा और तालिबात को इम्तहानात के दबाव से निकालने के लिए तफरीही सरगर्मियों का एहतमाम किया गया, जिसमें उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मुल्क भर में कॉलेज के दाखिले के इम्तहानात में सिर्फ 1 माह बाकी रह गया है। चीन भर के सीनियर हाई स्कूल्स ने ग्रेजुएशन करने वाले तलबा को अपने मुताले की रफ्तार तय करने में मदद के लिए थेरेपी सेशंस और तफरीही खेलों जैसे प्रोग्राम्स का इनेकाद किया है, ताकि वो आने वाले इम्तिहान के लिए जहनी परेशानी से निजात हासिल कर सकें। चीन के जनूब मगरबी सूबा सिचुआन के शहर निंगचांग की ज़ीचोंग काउंटी में वाक़े च्यूशी हाई स्कूल ने बहुत ज्यादा दबाव का शिकार होने वाले ग्रेजुएट्स की हिम्मत अफजाई के लिए पुरलुत्फ खेलों का मुकाबला मुनक्किद किया। हाई स्कूल के एक ग्रेजुएट तालिब इल्म छान चिन यू के मुताबिक
یہ کھیل کافی خوشگوار تھے اور انہیں آئندہ 30 دنوں میں چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے مزید اعتماد اور طاقت کے ساتھ سکون بھی میسر آیا ہے۔ چین کے مشرقی صوبہ چیچانگ کے شہر ووچاؤ کی چانگ شنگ کاؤنٹی کے چین لنگ سینئر ہائی اسکول میں طلبہ نے گفت و شنید کی۔ ہر طالب علم نے اپنے جذبات اور خیالات کا اظہار کرنے کے علاوہ اپنی الجھنوں اور توقعات کے بارے میں مستقبل کو خط بھی تحریر کیا۔ گزشتہ 2 سال کے دوران کورونا وائرس نے چین میں سیاحت کے شعبے کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ ایسے میں چین میں کلاؤڈ ٹورزم کا شعبہ ترقی کر رہا ہے، جس کی بدولت انٹرنیٹ سے واقفیت رکھنے والے بہت سے چینی ٹور گائیڈز اب آن لائن کام کر رہے ہیں۔ جیسا کہ گزشتہ 2 سال کے دوران کورونا وائرس نے چین میں سیاحت کے شعبے کو شدید دھچکا پہنچایا ہے، انٹرنیٹ سے واقف بہت سے چینی ٹور گائیڈز لائیو سٹریمنگ کے ذریعے اس صنعت کے لیے اپنے شوق کی تکمیل کے لیے آن لائن منتقل ہو گئے ہیں۔ شین میاؤ میاؤ مشرقی صوبہ چیانگسو کی سی یانگ کاؤنٹی میں درختوں کے عجائب گھر میں سیلفی سٹک پر موبائل فون کے ساتھ باتیں کر رہے تھے اور گھوم پھر رہے تھے۔ شین، جو اس عجائب گھر میں ایک گائیڈ ہیں، کیمرے کی دوسری جانب موجود سامعین اور ناظرین کے لیے 15 کروڑ سال قدیم لکڑی کی باقیات کے 3 ٹکڑوں کی تفصیلات بیان کر رہے تھے۔ یہ عجائب گھر کے ان درجن بھر گائیڈز میں شامل ہیں جنہوں نے سیاحوں تک پہنچنے اور عجائب گھر کے نوادرات کو متعارف کرانے کے لیے لائیو سٹریمنگ کے ذریعے کلاؤڈ ٹورزم کو اپنایا ہے۔ چیانگسو کے صوبائی دارالحکومت نانچنگ میں ٹور گائیڈ چانگ چن ہاؤ موبائل فون کے سامنے قدرتی مقامات کے بارے میں فصاحت و بلاغت کے ساتھ تعارف کے باعث کئی ٹریول ہاٹ اسپاٹ میں ایک جانی پہچانی شخصیت بن چکے ہیں۔ چانگ کی تخلیقی صلاحیتیں آن لائن پروان چڑھ چکی ہیں اور ان کے لاکھوں فالوورز ہیں۔ چین کے نائب وزیر خارجہ لی یو شینگ کا کہنا ہے کہ چین نے بین الاقوامی امن و سلامتی کے تحفظ کے لیے بھرپور کوششیں کی ہیں۔ یوکرین کے بحران سے عالمی سیکیورٹی گورننس میں بڑے مسائل سامنے آئے ہیں۔ چین کے نائب وزیر خارجہ لی یو چھانگ نے کہا ہے کہ سرد جنگ کی ذہنیت کو سلامتی کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے عالمی سلامتی کے اقدام کے نئے ویژن سے بدلنے کی ضرورت ہے۔ بذریعہ ویڈیو لنک منعقدہ 20 ممالک کے عالمی تھنک ٹینکس کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کووڈ-19 کی وبائی بیماری 3 سال سے جاری ہے اور یورپ میں جنگ کے شعلے دوبارہ بھڑک رہے ہیں، جس نے امن اور ترقی کے لیے بے مثال چیلنجز پیدا کر دیے ہیں۔ چینی نائب وزیر خارجہ نے کہا کہ ایک صدی کے دوران رونما ہونے والی ان تبدیلیوں اور دنیا میں انتشار کا سامنا کرتے ہوئے چین ایک ذمہ دار بڑے ملک کے طور پر کام کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ چین نے بین الاقوامی امن و سلامتی کے تحفظ کے لیے بھرپور کوششیں کی ہیں اور انسانیت کے لیے آگے بڑھنے کا راستہ تلاش کیا ہے۔ چینی نائب وزیر خارجہ نے کہا کہ یوکرین کے بحران سے عالمی سیکیورٹی گورننس میں بڑے مسائل سامنے آئے ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ یورپ، جو اپنی طرز حکمرانی پر فخر کرتا ہے، سلامتی کے اتنے سنگین بحران کا سامنا کر رہا ہے جو سلامتی کے لیے اس کی ناکام پالیسی، فرسودہ ذہنیت اور طرز فکر کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ وہاں کے لوگ اپنے ہاتھوں میں گلوبلائزڈ دور کے اسمارٹ فونز پکڑے ہوئے ہوں، لیکن ان کے ذہن اب بھی پچھلی صدی کے سرد جنگ کی ذہنیت کے نظام کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ چینی نائب وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ یورپ میں سلامتی کا نظام برے وقت کا سامنا کر رہا ہے اور ان کے نزدیک سلامتی کے برے وقت کو روکنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپریٹنگ سسٹم کو اپ ڈیٹ کیا جائے، سرد جنگ کی ذہنیت کو عالمی سلامتی کے اقدام سے بدل دیا جائے۔ عالمی سلامتی کے اقدام کی تجویز چینی صدر شی جن پنگ نے اس وقت پیش کی جب انہوں نے گزشتہ ماہ چین کے جنوبی صوبہ ہائنان میں پوآو فورم برائے ایشیا کی سالانہ کانفرنس برائے 2022 کی افتتاحی تقریب میں کلیدی تقریر کی تھی۔ چینی بحریہ کے زیر تربیت پائلٹس کے ایک گروپ نے طیارہ بردار بحری جہاز سے اڑان بھرنے اور لینڈ کرنے کا کامیاب تجربہ کیا۔ چینی بحریہ نے 2 سال پہلے پائلٹ ٹرینر کو براہ راست نئے بھرتی ہونے والے کیڈٹس میں سے منتخب کرنا شروع کیا تھا۔ لڑاکا طیارے کی بحری جہاز کے عرشے پر لینڈنگ ان کی ٹریننگ کا اہم حصہ ہے۔ چین میں زیر تربیت پائلٹس کے ایک گروہ نے حال ہی میں طیارہ بردار بحری جہاز سے اپنی J-15 لڑاکا جیٹ کی پہلی آزاد پرواز مکمل کی ہے۔ چینی بحریہ نے سن 2020 میں پائلٹ ٹرینرز کو براہ راست نئے بھرتی ہونے والے کیڈٹس میں سے منتخب کرنا شروع کیا اور آہستہ آہستہ بہترین جامع صلاحیتوں اور طویل سروس لائف کے ساتھ ایک نوجوان اور ترقی پذیر ٹیم تیار کی۔ ان لڑاکا طیاروں نے انجن کی گرج کے ساتھ یکے بعد دیگرے پرواز کی۔ زیر تربیت پائلٹس کو لڑاکا جیٹ کی کارکردگی سے واقفیت
تربیت حاصل کرنے اور مختلف تربیتی پروگرامز کو مکمل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان کے لیے آخری چیلنج لینڈنگ سگنل آفیسر کی مدد سے طیارہ بردار بحری جہاز پر لینڈنگ کی نقل کرنا تھا۔ پائلٹس کو 200 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے نیچے کی طرف غوطہ لگانے کی ضرورت ہوتی ہے اور جیٹ کو ٹھیک ایک چھوٹے سے علاقے پر لینڈ کرنا ہوتا ہے جو صرف 200 میٹر کے رن وے پر لہروں کے ساتھ بہتا چلا جاتا ہے۔ فلائٹ کوچ وانگ یان کا کہنا ہے کہ اس کے بعد نئی پرواز کے تربیتی خاکے کے مطابق اصل جنگی ماحول کی بنیاد پر حکمت عملی کی تشکیل اور کم اونچائی والے دفاعی ماحول کے تربیتی پروگرام کا انعقاد کیا جائے گا تاکہ تربیتی کارکردگی اور بحری جہاز سے پرواز کرنے والے جیٹ پائلٹس کے معیار کو مسلسل بہتر بنایا جا سکے۔ ماحول کے تحفظ کے لیے چینی حکومت کے اقدامات کے مثبت اثرات نظر آنا شروع ہو گئے۔ شمال مغربی صوبہ شنگھائی میں واقع ملک کی سب سے بڑی کھارے پانی کی جھیل شنگھائی کا رقبہ 4625 مربع کلومیٹر سے زیادہ ہو گیا ہے۔ یہ جھیل 10 سال پہلے کے مقابلے میں تقریباً 220 مربع کلومیٹر تک پھیل چکی ہے، جو 34 مغربی جھیلوں کے مساوی اضافے کے برابر ہے۔ چین نے گزشتہ 10 سال کے دوران ماحول کے تحفظ اور بحالی میں عوام کی ماحولیات سے آگاہی اور کامل متعلقہ قوانین و ضوابط کے مطابق ملک گیر مہمات چلا کر نمایاں کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ تازہ ترین سیٹلائٹ ریموٹ سینسنگ ڈیٹا سے معلوم ہوتا ہے کہ چین کے شمال مغربی صوبہ شنگھائی میں واقع ملک کی سب سے بڑی کھارے پانی کی جھیل شنگھائی میں پانی کی سطح کا رقبہ گزشتہ ستمبر کے آخر تک 4625.6 مربع کلومیٹر سے زائد رہا، جس کی بنیادی وجہ بارش اور ماحولیاتی تحفظ کی کوششوں میں کامیابی ہے۔ یہ جھیل 10 سال پہلے کے مقابلے میں تقریباً 220 کلومیٹر تک پھیل چکی ہے، جو 34 مغربی جھیلوں کے مساوی اضافے کے برابر ہے۔ یہ جھیل 1950 کی دہائی سے انسانی سرگرمیوں جیسی متعدد وجوہات کی بنا پر سکڑ رہی تھی، لیکن تحفظ کے مشترکہ اثرات اور علاقائی آب و ہوا میں تبدیلیوں نے ماحول کو تبدیل کرنے میں نمایاں مدد کی ہے۔ گزشتہ دہائی کے دوران چین نے ماحولیاتی تحفظ کے لیے قانون سازی کو بہتر بنایا ہے، جس میں جنگلات کے قانون اور چراگاہوں کے قانون پر نظر ثانی بھی شامل ہے۔ ڈریگن بوٹ فیسٹیول شروع ہونے میں 1 ماہ سے بھی کم وقت باقی ہے۔ اس حوالے سے جنوبی صوبہ کوانگ توم کے شہر توانگ کونگ میں ڈریگن بوٹ ریس منعقد کی گئی۔ ڈریگن بوٹ فیسٹیول کے رنگا رنگ سرگرمیاں 1 ماہ سے جاری ہیں۔ ڈریگن بوٹ فیسٹیول، جسے توان وو فیسٹیول بھی کہا جاتا ہے، شروع ہونے میں 1 ماہ سے بھی کم وقت باقی ہے۔ اس حوالے سے چین کے جنوبی صوبہ کوانگ توم کے شہر تونگ کوان میں سالانہ تقریب کے موقع پر اتوار کو ڈریگن بوٹ ریس کا آغاز کیا گیا۔ صبح سویرے نوجوان پانی میں گھومتے اور دریا کی تہ میں گاد کے نیچے دبی ڈریگن بوٹ کو نکالنے کی کوشش کرتے رہے۔ ڈریگن بوٹ کو پانی میں دفن کرنا ایک روایتی عمل ہے جسے ڈریگن کو چھپانا کہا جاتا ہے۔ ڈریگن بوٹ دریا کے پانی میں اس وقت مزید اونچی ہوتی چلی گئی جب درجنوں نوجوان اپنی انتہائی طاقت اور متحد کوششوں کا استعمال کرتے ہوئے کشتی میں موجود کیچڑ کو بالٹیوں میں بھر کر باہر نکالتے رہے۔ 1 گھنٹے سے زائد وقت کی محنت کے بعد ڈریگن بوٹ کامیابی کے ساتھ پانی کی سطح پر آ گئی، جسے ڈریگن کو جگانا کہا جاتا ہے۔ ڈریگن کو چھپانا اور ڈریگن کو جگانا دونوں اس روایتی تہوار کے لیے تونگ کوان شہر کی مخصوص مقامی سرگرمیاں ہیں۔ ڈریگن بوٹ فیسٹیول کے لیے رنگا رنگ سرگرمیاں جنوبی شہر میں 1 ماہ سے زائد عرصے تک جاری رہیں گی، جن میں 13 ٹاؤن شپس اور ذیلی اضلاع کشتیوں کی ریس کا اہتمام کریں گے۔ چین کے وسطی صوبے ہوپئی کے شہر ہوانگ گونگ میں تیز رفتار ریلوے ٹریک کی تعمیر کا آغاز کر دیا گیا، جو شہر کو ہوانگ می کاؤنٹی سے منسلک کرے گا۔ اس پروجیکٹ سے تائپی نامی پہاڑوں میں واقع گاؤں یون وون سے غربت کا خاتمہ ہوا ہے۔ مزید جاننے کے لیے یہ رپورٹ دیکھیں۔ چین کے وسطی صوبے ہوپئی میں انقلابی بنیاد کے حامل قدیم علاقے مرکزی اور مقامی حکومتوں کی مدد سے ترقی کی نئی قوت کو اپنا رہے ہیں۔ ہوانگ کانگ شہر میں ایک نئی تیز رفتار ریلوے ٹریک کی تعمیر پر کام کا آغاز کر دیا گیا ہے، جو شہر کو ہوانگ می کاؤنٹی سے منسلک کرتی ہے۔ مزدوروں کے عالمی دن کے حال ہی میں ختم ہونے والی تعطیلات کے دوران تائپی نامی پہاڑوں میں واقع گاؤں یان وان نے سیاحوں کا خیر مقدم کیا، لیکن صرف 1 دہائی قبل پہاڑوں میں بندیا گاؤں محض غربت کا شکار تھا۔
लुआओथियान काउंटी के एक गांव के एहलकार को आओहांग फंग का कहना है कि पहले इसे खोखला गांव कहा जाता था क्योंकि तमाम नौजवान काम के लिए यहां से बाहर जाते थे और गांव में सिर्फ बुजुर्ग देहाती खवातीन और बच्चे रह जाते थे। यान वोवान गांव के लोगों की तरह 58 लाख से ज्यादा लोग गरीब थे और 1/2 से ज्यादा अरसा कबल गुजर औकात के लिए जद्दोजहद कर रहे थे। मरकजी होपे की हुकूमतों ने यहाँ बुनियादी ढांचे की तामीर, मुकामी खुसूसियात के साथ सनतों की तरक्की और मकीनों के रोजगार से मुतालिक मंसूबों के लिए 880 अरब युआन तकरीबन 13 अरब अमरीकी डॉलर मुख्तस किए हैं। मजमूई तौर पर 1,31,000 एहलकारों को गाँव में काम करने के लिए भेजा गया ताकि यहाँ के किसानों को मुकामी हालात के मुताबिक तरक्कियाती मंसूबे तैयार करने में मदद मिल सके। अब यान बोवान गांव देही सियाहत और ई कॉमर्स का एक मिसाली गांव बन चुका है। एक देहाती छोन होंग का कहना है कि हर कोई यहाँ के मकीनों पर रश्क करता है। यहाँ कायान अर्को नामी इलाका एक सियाहती मकाम है, इसलिए सब लोग खुश हैं और दूसरी जगहों के मकीनों के लिए काबिल रश्क बन जाते हैं। हुपे में कमीशन बराए तरक्की और इस्लाहात के डिप्टी डायरेक्टर सुई योंग होंग के मुताबिक इसके बाद अगला मरहला दरियाए यांगसी के इक्तिसादी पट्टी की तरक्की और नए दौर में वस्ती चीन के आला मेयार के हामिल तरक्की के साथ हम आहंग होना है, जिसके लिए मुकामी खुसूसियात के साथ सनतों की तब्दीली और जदीदियत के अमल को तेज किया जाएगा, जैसा कि ज़री मसनूआत के प्रोसेसिंग वगैरह। उन्होंने कहा कि इस दौरान वुहान के ऑप्टिकल कोर, स्क्रीन एंड नेटवर्क के साथ बायोफॉर्मिंग और इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन जैसी उभरती हुई स्ट्रेटेजिक सनतों को मुकम्मल तौर पर तैयार किया जाएगा। सुई यू होंग ने मजीद कहा कि तरक्की के नए मुहर्रिकात की तरफ पेशरफ्त में पूरी संजीदगी से इजाफा किया जाएगा। साल 2021 में सूबा होपे की पैदावारी कदर तकरीबन 50 खरब युआन यानी तकरीबन 750 अरब अमरीकी डॉलर से तजावुज कर गई, जिससे 30 खरब युआन यानी तकरीबन 450 अरब अमरीकी डॉलर इनकलाबी बुनियाद के हामिल कदीम इलाकों से थे, जो 10 साल पहले के मुकाबले में 2.1 गुना जायद थे। सूबे की फीकस आर्जी आमदनी 26,000 युआन यानी तकरीबन 3,900 अमरीकी डॉलर तक पहुंच गई, जो एक दिहाई पहले के मुकाबले में 2.3 गुना ज्यादा थी। यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए चाइना टुडे। सेगमेंट न्यू विजन में इस हफ्ते हम आपको बीजिंग में वाक़ एक ऐसे होटल की सैर करवाएंगे जहां आपको रिवायती पाकिस्तानी खानों से लुत्फ़अंदोज़ होने का मौका मिलेगा। सुल्तान पाकिस्तान नाम का ये होटल एक पाकिस्तानी शहरी की मिल्कियत है। बीजिंग के नवाह में पुरफ़ज़ा मकाम पर बना सुल्तान पाकिस्तान होटल पाकिस्तानी सकाफत की झलक लिए हुए है। हमारी साथी मेज़बान नौरीन के हमरा इस ज़बरदस्त होटल की सैर करते हैं। शहर की हजर से बाहर निकलते हुए खानदान या दोस्तों के साथ किसी मुसाफाती इलाके या सरसब्ज पहाड़ों में खड़े पुरसुकून मुकाम पर कुछ लम्हात के लिए जरूर आएं और कुदरत की खूबसूरती से लुत्फ़ अंदोज़ हो। यहाँ तक कि रात ही ऐसे पहाड़ों के दामन में गुजारें, शब में जुगनुओं से मुलाकात करें और छिंकरों के गीत सुने। सुबह दूध पत्ती के साथ पराठे से लुत्फ़ उठाएं। एक रोशन और चमकीली सुबह में खुद को एकदम फ्रेश महसूस करें। जी हाँ, ये पाकिस्तानियों के लिए पुरकशिश वीकेंड है और आज ऐसी ही खूबसूरती बीजिंग में भी तलाश की जा सकती है। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ नानी। इस वक्त मैं बीजिंग के मुसाफाती इलाके हुआयरों में मौजूद हूँ। इन खूबसूरत नज़ारों के बीच हमारे पाकिस्तानी दोस्त अयाज भाई ने एक पाकिस्तानी स्टाइल का होटल खोल दिया है। आइए एक साथ देखते हैं। होटल में दाखिल होते ही आपको वसी सहन, नीली टाइल्स, सफेद दीवारें, बड़ी बड़ी खिड़कियां और कई चूल्हे नजर आते हैं। एक लम्हे को तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं दोबारा पाकिस्तान पहुंच चुकी हूँ और अंदरूनी सजावट भी पाकिस्तानी रंगों से भरपूर है। अयाज भाई ने जब हमें आते देखा तो बेहद इश्तियाक से हमें अपने होटल के बारे में बताने लगे। पाकिस्तानी तर्ज की पेंटिंग से सजी दीवारें, हुक्के की सकाफत और मुख्तलिफ पाकिस्तानी मसाले
अयाज भाई ने तो बीजिंग में पाकिस्तानी रंगों की एक अलग ही दुनिया कायम कर दी है। जब कोई मेहमान किसी पेंटिंग के बारे में तजस्सुस से पूछता है तो अयाज भाई ने पेंटिंग की कहानी पाकिस्तान की कहानी के बारे में पुरजोश हो जाते हैं। वो उम्मीद करते हैं कि इस सजावट के जरिए होटल में आने वाले पाकिस्तानी दोस्तों को अपने घर का एहसास हो। चीनी दोस्त और दूसरे ममालिक से आने वाले मेहमानों को पाकिस्तान के बारे में आगाही मिले। एक अच्छा मुंतज़िम होने के साथ साथ अयाज भाई एक पेशावर शेफ भी हैं। छोटी उम्र से ही उन्हें पाकिस्तानी खानों में दिलचस्पी रही है। इसी शौक को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने एक रेस्टोरेंट खोला, मालिक बन गए। यहाँ तक कि रेस्टोरेंट बीजिंग में मशहूर हो गया, लेकिन वो आज भी किचन छोड़ने पर राजी नहीं है। जनाब, आप आज क्या पकाएंगे? आज मैं बना रहा हूँ मुर्ग चने। ये लाहौर की बड़ी फेमस डिश है जो सुबह नाश्ते के लिए हम लोग अमूमन खाते हैं, चने और नान के साथ। बहुत अच्छा लगता है। और इसके अलावा हमारी जो रेस्टोरेंट की पॉपुलर डिश है उनमें बीफ कढ़ाई और बटर चिकन है, क्योंकि जो बीफ कढ़ाई है उसमें मैंने टोटली लाहौर वाला फ्लेवर रखा है, स्पाइसी। और जो बटर चिकन है उसमें थोड़ा सा मैंने कम किया, थोड़ी सी वेरिएशन की है लोगों के मुताबिक। तो इस वजह से जो औरतें और बच्चे हैं वो बटर चिकन बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और जो मर्द हैं और जो स्पाइसी खाने पसंद करने वाले वो बीफ कढ़ाई। यानी सारे के लिए, सबके लिए, पूरी फैमिली के लिए, होल फैमिली। अब उन्होंने एक होटल भी खोला है। अयाज भाई का असरार ये है कि मियारी रिहाइश और चाय के साथ साथ मेहमानों की इंतहाई लजीज पाकिस्तानी खानों से भी तवाज़ु की जाए। इसी बायस वो ज़्यादातर खाना खुद ही पकाते हैं। बर्तनों में चम्मच हिलाते और मुख्तलिफ चीज़ों को मिक्स करते हुए अयाज भाई मेहमानों की दोपहर के वक़्त मज़ेदार पाकिस्तानी खानों से तवाज़ु के लिए सुबह सारा वक़्त किचन में मसरूफ़ रहते हैं। उन्होंने कहा कि खाना पकाना खालिस इंसान की तरह है, इसे खालिस अज्जा से बनाया जाए और बेहतरीन अज्जा का इंतखाब करना चाहिए। मेहमानों को खाना खाते ही फौरी पता चले कि उसे एहतियात से पकाया गया है। भाई, यहाँ के बर्तन और सजावट बहुत खूबसूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। इस सजावट और बर्तनों के लिए हमने बीजिंग के बहुत से चाइनीज़ रेस्टोरेंट प्लस कॉन्टिनेंटल फूड रेस्टोरेंट में विज़िट करते रहे। उनके सजावट के आइडियाज़ बर्तनों के, और फिर उनसे ली। फिर उसके अलावा इंटरनेट और बुक से सहारा लिया। इसके अलावा हमारे दोस्त जो मुख्तलिफ शहरों में रह रहे हैं चाइना के, तो उन्होंने हमारी बड़ी हेल्प की। तो इस तरह करके कॉम्बिनेशन के थ्रू हमने अपनी चीज़ों को मुकम्मल किया। ज़बरदस्त। शुरू करें आप? जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। हो सकता है कि कुछ मेहमान पहली मर्तबा पाकिस्तानी खाना चख रहे हों और यही उनका पाकिस्तान से ताल्लुक़ बन जाए। लिहाजा पकवान ऐसा पैगाम दे सकते हैं कि पाकिस्तानी कितने खुलूस और मेहनत से काम करते हैं। भाई, आपने पहले एक रेस्टोरेंट खोल दिया है, तो फिर इस पहाड़ी इलाके में होटल खोलने का ख्याल कैसे आया है? जो पहला रेस्टोरेंट है वो फायरो सिटी में है, तो सिटी आपको पता कंजेस्टेड होती है। मुझे खुला इलाका पसंद था, इस वजह से मैं काफ़ी अरसे से ढूंढ रहा था, तो लास्ट ईयर मुझे ये जगह मिली। और जो पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए मैं बनाना चाहता था कि एक एंजॉयमेंट की एक जगह हो खुली। तो फिर इसके बनाने के बाद पाकिस्तानी कम्युनिटी, चाइनीज़ दोस्तों और फॉरेनर ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया मुझे। जी बिल्कुल, जैसे आपने किया। कुछ लोग कहते हैं कि किसी इलाके के मखसूस खानों को चखना वैसे ही है कि जैसे उस जगह का सफ़र किया जाए। मेहमानों के मुतमईन मुस्कुराते चेहरों को देखकर वाकई लगता है कि उनका पाकिस्तान का दौरा बहुत कामयाब रहा है। रियाज भाई के होटल का कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है। त्योहारों और तातीलात के दौरान कमरे तकरीबन भरे रहते हैं।
ऐसे मौके पर अक्सर कई हफ्ते पहले ही कमरे बुक करवाने पड़ते हैं। दरहकीकत ऐसा सिर्फ इस पाकिस्तानी स्टाइल के होटल तक महदूद नहीं है। हालिया बरसों में बीजिंग के मुज़ाफ़ाती इलाकों में होटल शोबे की बड़ी कामयाबी हुई है। इसके पीछे ज़िंदगी के मियार के हवाले से लोगों के तकाज़ों में बतदरीज इजाफा है। जो ही होटल की बैरूनी जानिब रुख करें, ये बाहर की तरफ जाने वाला रास्ता है। हवा बहुत साफ है और शफाफ पानी बह रहा है। यहाँ के मनाज़िर वाकई बहुत दिलफरेब है। आमदनी में इजाफे के साथ साथ बीजिंग के बाशिंदों में वीकेंड के दौरान बाहर घूमने और तफरीह के रुझान में इजाफा हुआ है। यही वजह है कि आजकल बीजिंग के मुज़ाफ़ाती इलाकों में मखसूस होटल्स मुसलसल उभर रहे हैं। एक पुरस्कार रात यहाँ आराम से गुजारें, हाइकिंग करें, मछलियों को पकड़ें, अपने हाथों से चुने हुए सब्जियों या फलों को चखें। यूं शहर के लोग अपनी तरह से बहुत सारी तवानाई समेट कर इत्मीनान से शहर लौट वापस जाते हैं। जिस होटल का मियार बुलंद होगा और सार्फिन को अच्छा तजुर्बा फराहम करेगा, उसकी तरक्की की गुंजाइश ज्यादा है। सुल्तान पाकिस्तान होटल अपनी मुफरीद पाकिस्तानी खुसूसियत के साथ बहुत मकबूल है। इस साल मेरा इरादा है समर में यहाँ पे बारबेक्यू का बाइल लगाने का, ग्रिल लगाने का, और उसके साथ ही जो एरिया है वहाँ पे मैंने अपना शीशा कैफ़े जो सा वो शिफ्ट करना है। बैक साइड पे मेरे पास जगह है, वहाँ पे उसके साथ छोटी नदी है, तो मेरा इरादा है कि वहाँ पे दीवार ख़त्म करके मैं छोटे छोटे हट्स बना दूँ। मुझे वाकई लगता है कि आप होटल चलाते हुए लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। बहुत लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। हमारी ज़िंदगी जो सी है इसी होटल के गिर्द घूमती है, मैं और मेरी अहलिया, और वो अब उम्मीद से है, तो उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ताला आगे भी बेहतर होगा। और होटल में ये है कि हमें आए रोज़ नए मेहमानों से, दोस्तों से मिलने का मौका मिलता है, और मैं सब अपने दोस्तों को अपने होटल में खुशामदीद कहता हूँ। ज़ुहराने और अशाइये के दौरान अयाज भाई एक मुख्तसर वक्फा लेते हैं। उन्होंने मुझे भी शहर में टहलने का मशवरा दिया। अगरचे होटल का काम बेहद थका देने वाला है, लेकिन अयाज भाई ने कहा कि जब वो मेहमानों और घर वालों के खुशगवार चेहरों को देखते हैं तो उन्हें वाकई बहुत खुशी मिलती है और सारी थकन उतर जाती है। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप देखते रहिए चाइना टुडे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। चीन के सूबे सिचुआन के शहर शिंगतू की सैर करते हैं। चीन के दीगर शहरों की तरह ये भी अपने अनवाउ अक़साम के खानों, रंगारंग दिलफरेब कुदरती नज़ारों की वजह से काफ़ी मशहूर है। लेकिन हम आपको दिखाएंगे कि इस शहर में एक ख़ास किस्म की चटनी बनाई जाती है जो चीन के अलावा दुनिया भर में शौक से खाई जाती है। चलिए इस चटनी की तैयारी का अमल देखते हैं। आप नर्वस हैं? आपकी तबीयत कैसी है चाचा खान साहब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत खूब। आदम, तुम्हें कैसा खाना पसंद है?
मैं मसालेदार खाना पसंद करता हूँ। ये छंगतू है, सिचुआन का शहर। यहाँ ऐसे बहुत से खाने मिल जाते हैं जो दुनिया भर में मशहूर हैं। मैं इस बारे में सीख रहा हूँ। शायद आप मेरी मदद कर सकते हैं कि खाने का बेहतर ऑर्डर कैसे दिया जाता है, क्योंकि मैं यहाँ के तमाम लजीज खाने चखना चाहता हूँ। बल्कि मैं तो ये भी चाहूँगा कि इस तरह के खाने पकाने का तरीका भी सीख लूँ। मेरी बीवी को मसालेदार खाना बहुत पसंद है, और अगर इस तरह कुछ सीख सकता हूँ, चाहे वो सिचुआन का सिर्फ एक पकवान ही क्यों ना हो, तो वो मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएगी। मेरी शादी को बचाओ। ठीक है, हम तुम्हारी बीवी का इत्मीनान हासिल करने में तुम्हारी मदद करने के लिए सख्त मेहनत करेंगे। ठीक है, तय हो गया। छंगतू जिंदाबाद। अगर आप वाकई महसूस करना चाहते हैं कि सिचुआन के खानों का मिजाज और जायका कैसा है, तो आप एक खास चटनी जरूर आजमाएं। फीशान का तुओपान सॉस। ये चटनी तो अमेरिका में बहुत मशहूर है। सिचुआन की खुशबूदार चटनी बहुत सारे अमरीकी बेहद पसंद करते हैं। आज आखिरकार हमें मौका मिल गया फाई काउंटी आने का, जो चीन में फलियों की चटनी बनाने वाली सबसे बड़ी जगह है। आओ सिचुआन के खानों का असल मिजाज महसूस करें। मैं तुम्हें दिखाता हूँ। सिलेंडर के इस किनारे से इसे नीचे दबाया जाता है और फिर दरमियान से इसे नीचे से ऊपर की तरफ खींचो। क्योंकि तू आओ पान उबालने का एक सुस्त अमल है, इसलिए इसकी तय में भी उबाल आता है। इसलिए नीचे वाला हिस्सा ऊपर उठाओ, खुली हवा में लेकर आओ। ये बहुत ज्यादा मसरूफियत है, आसान नहीं है। मास्टर ली पिछले 30 साल से तुओपान चटनी तैयार कर रहे हैं। उन्होंने सब कुछ हासिल कर लिया है फीशियान की तुओपान चटनी का हर राज। मेरा एक सवाल है, आपके लिए ये सब कुछ पुराने तरीके से करना क्यों जरूरी है? अब ऐसी मशीनें होनी चाहिए जो ये काम कर सकें। हमारे पास जदीद फैक्ट्री है, लेकिन हाथ से बनाई गई इस चटनी में सोया सॉस का जायका और खुशबू ज्यादा होती है। फीशियान के तुओपान में खाम माल के तौर पर सब्ज चौड़ी फलियां इस्तेमाल की जाती हैं, जिन्हें दबाए जाने के बाद 2 किस्म की काली मिर्चों के साथ मिलाकर बनाया जाता है। इस आमेज़े को रोजाना हिलाया जाता है ताकि इसमें हवा शामिल होती रहे। उबाल आने के 3 से 5 साल बाद सूरज की रोशनी और नमी शामिल होने पर इसमें बेहतरीन रंग और खुशबू आ जाती है। चटनी तैयार करने के कीमती राज जान लेने के बाद मेरा साथी आदम बहुत खुश है, लेकिन ये सिर्फ आगाज है। हमारी मुलाकात एक मुकामी शेफ से हुई, मास्टर हु। ये सिचुआन के इंतहाई बेहतरीन शेफ हैं। ये हमें खाना पकाना सिखाएंगे। 2 मशहूर चीनी पकवान, खुंग फाओ चिकन और मा फो थोफू। फिर इसमें मिर्च पाउडर डालें, 1 भरा हुआ चम्मच। आंच तेज कर दें। मैं आपको टोस्ट कर दूंगा, लेकिन अगर हमारे पास पीने के लिए कुछ हो तो इससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैं लफ्ज छी यानी बावर्ची खाने के बारे में बात करना चाहता हूँ। इसका तलफ्फुज है छी। ये लफ्ज छांग यानी फैक्ट्री से निकला है। इसमें तो जैसा लफ्ज है। हाँ, ये देखने में तो जैसा ही लगता है और इसमें सुन का लफ्ज शामिल है। लफ्ज तो दरअसल चू से निकला है। ये एक ड्रम है, सीधा खड़ा किया गया है और इसकी एक जानिब लफ्ज सून भी है। उसके ऊपर क्वांग भी बनाया जाता है। इसका असल मतलब है कि ये एक इमारत है। एक दिन की तरबियती निशिस्त के बाद मेरे पेट से आवाजें आना शुरू हो गई हैं। बहुत अच्छी है। हम एक मारूफ मुकामी रेस्टोरेंट में पहुंच गए। तेज मिर्चों के ढेर पर रखी मुर्गी तलाश कर रहे हैं। बड़ी वाली मिर्च। तेज मिर्चों के ढेर पर रखी मुर्गी तलाश कर रहे हैं। खुशबू तो बहुत अच्छी है। मेरा पहला तासुर है कि यहाँ तो सब कुछ सुर्ख है, बिल्कुल सुर्ख।
मसाला सिचुआन के खानों का सबसे नुमाया जायका है। हर तरह की मिर्चें, काली मिर्च और दीगर मसाले तले जाते हैं ताकि इनका जायका जुबान पर हर तरह से महसूस किया जा सके। अलबत्ता सिचुआन के खाने सिर्फ मसालेदार नहीं हैं। ये इसके ऊपर सफेद चीज क्या है? चीनी। अच्छी तरह पकाई हुई मीठी और सफेद। सिचुआन का खाना सिर्फ मसालेदार नहीं है, मीठा भी और खट्टा भी, और बहुत मीठा भी है। थोड़ा सा और खाएं, ये इतना मसालेदार नहीं होगा। सिचुआन के पकवान के बारे में मजीद जानने के लिए हमने मजीद रिवायती रेस्टोरेंट्स का दौरा करने का फैसला किया। कहा जाता है कि यहाँ खाना पकाने के लिए ज्यादा तरीका अपनाया जाता है। मुकामी शेफ जनाब चांग युआन फू ने हमें हान मान से लुत्फ अंदोज होने की दावत दी। इसे तैयार करने का अमल इंतहाई मेहनत तलब होता है। सबसे पहले ठंडे पकवान लाए गए, उसके बाद गरम पकवान, आखिर में नमकीन और फिर मीठा। चांग साहब, आपके ख्याल में सिचुआन के पकवान का सबसे बड़ा राज क्या है? एक हमारी बुनियादी सीजनिंग है, एक हमारा खाम माल है। अगर ये दोनों मसाइल हल हो जाएं, तो बाकी काम के लिए सिर्फ मुनासिब वक्त दरकार होता है। इसका जायका कैसा है? इस वक्त जो पकवान आप खा रहे हैं, ये सिचुआन के खाने में से एक मारूफ ठंडा पकवान है। खाने में मजेदार। मुर्गी के टुकड़े मुख्तलिफ जायकों के साथ। इनका जायका खाने के बाद महसूस होगा। नमकीन, मीठा, सादा, मसालेदार, खट्टा, खुशबूदार और इंतहाई लजीज। इसके जायके आहिस्ता आहिस्ता महसूस होते हैं। इस बार मैं सिचुआन के पकवानों से बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ हूँ। चाचा खानजा, क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ क्या है? शायद चीनी हर्फ लिखा है। च यानी खाना। ये लफ्ज छी की तब्दील शुदा शक्ल है। ये लफ्ज खौ है। दाएं तरफ लफ्ज छी है। छी से मुराद हवा है। जिस तरह हम खुशबू सूंघते हैं तो इसका मतलब मुंह और जायका है, तो बुनियादी तौर पर आप इसे अपने मुंह में डालते हैं और खुशबू महसूस करते हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। और दूसरा लफ्ज फिन है, जिसमें दरअसल 3 मुंह बने हैं, लिहाजा आप कभी अकेले फिन नहीं करते। यानी लोगों के हमेशा एक ग्रोह में रहना चाहिए। लिहाजा इस लफ्ज की ये तशरीह भी की जा सकती है कि छ यानी खाना सिर्फ पेट भरने के लिए है, और फिन जिसका मतलब है जब आप वाकई कुछ अपनी पसंद का पकवान खा रहे हों, लुत्फअंदोज हो रहे हों, आप कुछ मुनफरिद खा रहे हों। लेकिन मेरे दोस्त ने कहा कि मैकडॉनल्ड का बर्गर खाना फिन यानी अच्छा नहीं है। यूँ महसूस होता है जैसे फिन खाना खाने से कोई आगे की चीज है। ये इससे भी आगे की बात है, यहाँ तक कि इर्द गिर्द का माहौल भी। मुझे यकीन है कि ये कुछ और बात है, अपने मुंह में खाने का नवाला रखने से ज्यादा अहम। बिल्कुल। चीनी लोगों के लिए खाने का हुसूल और उसमें दिलचस्पी मेरे तसव्वुर से बाहर है। खाने में दिलचस्पी खाने से कहीं ज्यादा जरूरी होती है। पकवानों के पसे पर्दा एक सकाफत है, तारीख है। ये किसी शख्स की यादों का खुसूसी हिस्सा है, एक चमकदार कीमती पत्थर की तरह जो रोशन कर देता है रोजमर्रा की जिंदगी। चाइना टुडे से इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक नए एपिसोड के साथ। आप देखते रहिए GNN।